हेलो एवरीवन। तो अब आपके एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा हुआ है और यहाँ से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मिशन 95%। और इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका तैयारी हो गया होगा तो आपको अब 95% अगर स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना है। तो अब आपको इतना समय नहीं बचा है कि आप खुद से लाइन बाई लाइन करके पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी कराऊंगा और वो चीज़ कराऊंगा। पहले से देखिए, मैंने अंडरलाइन करके लाया है, जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है वहाँ वहाँ से आपको पढ़ना है, ना कि पूरा एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब वहाँ से आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। और साथ में अगर 95% आपको स्कोर करना है तो एनसीईआरटी के साथ आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। जितना भी चैप्टर वाइज, जितना भी चैप्टर में आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर से आपका एक्सरसाइज में जो 5 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, सबको आपको एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से कर लेना है। क्योंकि 95% क्वेश्चन आपका यहीं से एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी से पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको अब इसका आंसर ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। 95% मिशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम इसको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे और साथ में आपका क्या चलता रहेगा, तो जितना भी एनसीईआरटी के अंदर इंटेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्यूशन करूंगा और उसको समझाऊंगा। और साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आते हैं, उसको भी हम लोग वीडियो में ही कवर करेंगे। इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्वेश्चन का एक अलग वीडियो होगा जिसमें आपको टाइटल से मिल जाएगा कि एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन और साथ में एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग आज कर लेते हैं अपने एनसीईआरटी को और इसके बाद हम लोग साथ ही साथ इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कर लेंगे। और उसके बाद आपका 95% कोई नहीं रोकने वाला है। तो मिशन 95% आज से चालू हो गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग पहले करने वाले हैं बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी करेंगे। तो आज हम लोग लाइव प्रोसेस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, लाइव प्रोसेस का एनसीईआरटी में ये सब आपको नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसको हम एक महीना में क्यों पढ़ें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, यहाँ से पूछाना है नहीं और टाइम इस पर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, इस पार्ट में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी में लाइव प्रोसेस का कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि वाई आर मोलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। देखिए एनसीईआरटी किताब में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि मोलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, बताइए कि आखिर मोलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि वाई मोलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ, और आप तो कहेंगे क्वेश्चन ये कहाँ था, तो एनसीईआरटी किताब में ही तो है भाई। तो देखिए अब इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे अगर ऐसा आ गया तो चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ से वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, तो हम लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है और उस ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो वैसे ही हमारा देखिए जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, समझ गए। तो दे कैन हैव टिश्यू, देखिए वही चीज बताया गया कि उनके पास टिश्यू होता है। टिश्यू है, टिश्यू हैव सेल्स, यानी जो सेल्स का ग्रुप होता है उससे हमारा टिश्यू बनता है। और सेल्स हैव ए स्मॉलर कंपाउंड इन देम, और जो सेल भी है उसमें भी कुछ स्मॉलर कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। कि सेल्स के अंदर भी हमारा मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, जैसे कि प्रोटीन पड़ा हुआ है, सारा कुछ पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। तो हमारे इन्वायरमेंट के कुछ इफेक्ट के कारण हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो सेल है वो टिश्यू बना रहा है, तो कहीं पर भी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे कि मान लीजिए टिश्यू हमारा खराब हो गया, अगर टिश्यू खराब हो गया तो इसका मतलब सेल भी खराब है, अगर टिश्यू खराब हुआ तो ऑर्गन भी खराब हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे पर अगर डिपेंड है तो कोई भी एक चीज खराब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, और जो हमारा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो जाएगा। तो इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लिव। बात सही है कि अगर कोई भी ऑर्डर टूटा, जैसे कि टिश्यू खराब हो गया, तो जो ऑर्गन बनेगा वो भी खराब हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम हमारा ऑर्गन से बना है तो ऑर्गन सिस्टम भी खराब हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है तो अल्टीमेटली इफेक्ट हमारा पूरे ऑर्गेनिज्म पर डालेगा। यानी कि अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आया तो हमारा जो जिंदगी है वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर।
इसलिए जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना होता है कि अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर करना होता है और मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लग गया तो वहाँ का सेल डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है, उससे वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसी चीज को बारे में यहाँ पर बता रहा है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये बात तो क्लियर है कि जो सेल है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है और जो टिश्यू है वो सेल से बना हुआ है, यानी कि अल्टीमेटली आपका पूरा स्ट्रक्चर किसी ना किसी मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड देम, इसलिए आपको मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जरूरी है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। अगर इन सब का हम लोग मूवमेंट रोक देंगे, यानी अपने शरीर में मूवमेंट नहीं करवाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन हमारा लंग्स से पूरे बॉडी में नहीं जाएगा, सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा मतलब कि सेल को एनर्जी ही नहीं मिलेगा, यानी कि अगर डैमेज हुआ सेल तो डैमेज ही हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन होता तब ना वहां पर उसको एनर्जी मिलता, फिर वो ठीक हो जाता। लेकिन मगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही रोक देंगे, ऑक्सीजन का मूवमेंट ही हम लोग बंद कर देंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो हमारा सेल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट जरूरी है। अब खाना हम लोग खाते हैं वो पेट तक मूव करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर सेल तक पहुंचता है। अगर हम लोग ग्लूकोज का मूवमेंट को ही रोक देंगे तो हमारे सेल तक खाना ही नहीं पहुंचेगा, तो अगर सेल डैमेज हो जाएगा तो रिपेयर कैसे होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारा क्यों जरूरी है, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बना रह सके, क्योंकि उन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए, और एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल मूव होगा तभी तो हर सेल तक वो चीज पहुंच पाएगा, जिससे हमारा सेल अगर डैमेज हुआ तो रिपेयर हो सके। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर ये सब आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको ये लाइन पढ़ना है। जहाँ पर आपको पढ़ना है वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो देखिए अब यहाँ से पढ़ना है। यहाँ क्या कह रहा है कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और यही प्रोसेस जो कि पूरा मेंटेनेंस जॉब करता है किसी लाइफ को इस धरती पर बनाए रखने के लिए, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितना भी मेंटेनेंस जॉब हम लोग कर रहे हैं ताकि हम इस धरती पर जिंदा रह सकें, उसे ही हम क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेस कह देते हैं। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग डाइजेशन करते हैं, आप लोग रेस्पिरेशन करते हैं, आप लोग एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करते हैं। ये सारा प्रोसेस आप क्यों करते हैं, ताकि आप जिंदा रह सके, यानी कि ये सब हमारा क्या है, तो एक तरह का लाइफ का प्रोसेस है, यानी कि लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ को रोक देंगे, जैसे कि हम लोग खाना खाना बंद कर देंगे, तो हमारा मेंटेनेंस जॉब खराब हो जाएगा, यानी सेल तक हमारा खाना नहीं पहुंच पाएगा। अगर खाना खाएंगे नहीं तो पहुंचेगा कैसे, यानी कि वो हमारा लाइफ को इफेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमारा मेंटेनेंस जॉब चलता रहे, और हम जब सोते हैं तब भी हमारा मेंटेनेंस चलता रहता है, इसलिए हमको एनर्जी हमेशा मिलते रहता है। नेक्स्ट देखिए, so there must be a process to transfer energy from outside of the body of organism which we call food to inside a process commonly called nutrition। यही बात बताया गया है कि अगर मेंटेनेंस जॉब करना है, अगर लाइफ प्रोसेस हमें करना है, तो हमको बाहर से एनर्जी का सोर्स चाहिए, और एनर्जी का सोर्स क्या होता है, फूड होता है, जो हम बाहर से लेते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन कह देते हैं। यानी खाना खाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आप सिंपल याद रखिएगा कि अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड टू इनसाइड अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे कि आप आम खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आम का न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग खाना को खाते हैं। नेक्स्ट में ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको अब कहाँ चले जाना है, तो आपको इस लाइन पे आ जाना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी फ्री में दे दूंगा। द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration। तो यहाँ पर respiration के बारे में बताया गया है कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर से अपने बॉडी में लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। किस लिए, तो सेलुलर नीड्स के लिए, सेल्स को एनर्जी मिले, ताकि इसलिए हम लोग फूड को तोड़ते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन कह देते हैं। अगर सिंपल आपको समझना हो तो आप याद रख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड
फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी जिस प्रोसेस से हम लोग फूड से एनर्जी लेते हैं उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये सब नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए स्किप करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है। अब सारा कुछ पढ़ने लगेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट ही नहीं है तब तो हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct that are not only useless for the cell but could be harmful। देखिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कार्बन सोर्स का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि बाहर कुछ तो निकलता है बनने के बाद। उस चीज़ वो चीज़ जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ये सिर्फ यूजलेस ही नहीं होता है, मतलब कि उसका सिर्फ काम ख़त्म नहीं हो गया, वो हमारे सेल्स के लिए और बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, खतरनाक होता है। These waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। इसलिए हमें इन जो वेस्ट मटेरियल हमारा बना केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब हम लोग कार्बन सोर्स का यूज़ किए, जैसे कि ग्लूकोज का यूज़ किए, ऑक्सीजन का यूज़ किए और एनर्जी बना, साथ में वेस्ट मटेरियल बना जैसे कि CO2 बना, तो उन चीज़ों को हमको बाहर भी निकालना है शरीर से, क्योंकि वो सिर्फ काम खत्म उसका नहीं हो गया, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी रहते हैं। इसलिए इन वेस्ट मटेरियल को हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और जिस प्रोसेस से हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, आप याद रखिएगा। और इसके बारे में आगे डिटेल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्रीशन आखिर होता क्या है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ आपको नहीं पढ़ना है और इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें इस चैप्टर का मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और जिससे आपका मैक्सिमम नंबर आ सके एग्जाम में। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको 1 महीना के अंदर ऐसा तैयारी करा दिया जाएगा जिससे आपका 95% पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो आता है वही चीज़ यहाँ पर कराया जाएगा। NCERT आता है उसको करा दिया जाएगा, NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको करा दिया जाएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है उसको करा दिया जाएगा। अगर समय बचा तो इंपॉर्टेंट PYQ भी इस चैप्टर का मैं करा दूंगा, जहाँ से जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो अब आइए न्यूट्रिशन में देखते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट। एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एनर्जी का सोर्स वो खाना है जो हम खाते हैं, वहीं से हमको एनर्जी मिलता है। ये आपको याद रखना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड। फूड ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिस जो कि हम खाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंपल फूड मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, और उसके लिए उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, ऑटोट्रोप्स कह देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे हमारा ऑटोट्रोप्स होता है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स के मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। हम लोग हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, कुछ भी चीज़ खा लेते हैं उसको अपने पेट में जाके तोड़ देते हैं और उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। दिज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो जो हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ खाएं, बड़ा बड़ा चीज़ खाएं, उसको हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। उससे पहले कि वो हमारे सेल्स तक पहुँचे और उसका सेल हमारा उसका यूज करे, इसलिए उससे पहले हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। टू अचीव द ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है क्या यूज़ करता है, बायो कैटलिस्ट यूज़ करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो द enzymes are biocatalysts that an organism use for the breakdown of complex food material. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs। और heterotrophs जो होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली या फिर से इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पर ही तो डिपेंडेंट है। टाइगर क्या है, प्लांट पर ही डिपेंडेंट है, उसी से उसका फूड मिलता है।
तो जितने भी हेटेरोट्रॉप्स है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं वे डायरेक्टली या फिर से इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्लांट्स पर इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग मान लीजिए कि क्या खाएं, हम लोग क्या खाएं, मान लीजिए कि हम लोग क्या खाएं, तो हम लोग चिकन खाएं, ठीक है। तो चिकन आप खाएं तो उस जो चिकन है वो क्या खाता है, वो हमारा जो प्लांट से बना हुआ चीज़ खाता है, और चिकन खाया प्लांट से बना हुआ चीज़, और हम लोग चिकन को खाएं, यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को ही तो खा रहे हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स पर करते हैं, जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाता है, जितने भी एनिमल्स हैं हम लोग खुद हेटेरोट्रॉप्स हैं, और फंगाई भी हमारा क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो किस प्रोसेस के द्वारा फुलफिल किया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फुलफिल किया जाता है। अब आप पूछेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स take in substance from the outside and convert them into a stored form of energy। तो ये एक प्रोसेस है जिसके मदद से जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो बाहर से सबस्टांस को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ताकि उसका यूज़ कर सकें और बाद में भी उसका यूज कर सकें। मतलब कि सिंपल अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके मदद से प्लांट यानी कि ऑटोट्रॉप्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि ग्लूकोज में। किस चीज़ के प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है तभी हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा, और क्या बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कौन बना देता है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है और प्लांट ग्लूकोज ही बनाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट immediately are stored in the not used immediately are stored in the form of starch। तो प्लांट मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, उसको अभी जितना था वो अपना यूज कर लिया, और जो बच गया उसको किस फॉर्म में स्टोर कर देता है प्लांट, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। यानी बना था ग्लूकोज लेकिन प्लांट स्टोर किस फॉर्म में किया, तो स्टार्च के फॉर्म में करता है, ताकि उसका यूज बाद में कर सके। उसके बाद देखिए इन अस, हम लोगों में भी, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड, जो हम लोग फूड खाएं उससे कुछ एनर्जी को क्या कर देते हैं, स्टोर हो जाता है। कहाँ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारे शरीर में भी कुछ एनर्जी स्टोर रहता है, और प्लांट में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में, और हम लोगों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि ग्लाइकोजन क्या है और स्टार्च क्या है। स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन किया, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ग्लूकोज बना जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। साथ में ऑक्सीजन निकलता है और वाटर भी निकलता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन ही सिर्फ पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ में जो 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ये सारा कुछ भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बोला कि बैलेंस इक्वेशन लिखिए फोटोसिंथेसिस का, तो आपको एकदम ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग इवेंट ओकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस हमारा होता है। क्या क्या, तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पत्ता में प्रेजेंट है, लीव्स में है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 यहाँ पर लिया गया है ये हमारा रिड्यूस होके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 3 स्टेप को आप याद रखिएगा। अगर आए राइट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये तीनों पॉइंट आपको ऐसे ही लिख देना है। आपको 100 मान लीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 में से 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
दिज स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, डजेट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड जो डजेट का प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? नाइट में लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन पूछा जा सकता है कि डजेट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, डजेट प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एट डे। तो आप याद रखेंगे कब लेता है डजेट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड? तो एट नाइट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो करा दूंगा जिसमें जितना भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है सारा कुछ करवा दूंगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ अब पढ़ना है। स्टोमाटा क्या होता है? देखिए स्टोमाटा क्या होता है, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, छोटे छोटे छेद जो कि लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, पत्तों के सरफेस पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। बट इट इज़ important to note here that exchange of gases occurred across the surface of stem, root, leaves as well। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्ते से ही, मतलब कि स्टोमाटा से ही हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ऑक्सीजन बाहर होता है। हमारा जो है स्टीम से, यानी कि स्टीम से भी, रूट से भी और लीफ से भी, तीनों जगह से गैस का एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि स्टीम से भी ऑक्सीजन इंटर बाहर और CO2 अंदर जा सकता है, रूट से भी जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सिर्फ लीफ से ही गैस का एक्सचेंज होगा? तो नहीं, स्टीम से भी गैस का एक्सचेंज होगा, रूट से भी गैस का एक्सचेंज होगा और लीफ से भी गैस का एक्सचेंज होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमाटा का पोर है उसको ओपन और क्लोज कौन करता है? तो ये हमारा फंक्शन होता है गार्ड सेल का। देखिए ऐसे भी गेट कौन खोलता बंद करता है? गार्ड करता है। तो यहाँ पर भी एक गार्ड सेल है जो कि गेट को खोलता है और बंद करता है। कौन से गेट को? तो स्टोमेटा को। उसके बाद देखिए द गार्ड सेल्स फेल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल जो है वो फूल जाता है जब उसमें पानी जाता है, काउजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जिससे अगर मान लीजिए कि गार्ड सेल उसमें पानी भर गया, तो पानी भरा तो वो खुल जाता है, और वो खुलता है तो हमारा मतलब उसमें पानी भरा तो हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो हमारा खुल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और जैसे ही गार्ड सेल सिकुड़ा, जिस मतलब कि पानी बाहर निकल गया तो गार्ड सेल सिकुड़ गया, और सिकुड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा? पोर हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि स्टोमेटा का जो पोर है, छेद है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़ना है कि नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। एक याद रखेंगे कि नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और अदर कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स में। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। तो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट किस फॉर्म में लेता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है या फिर से नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है। इसके बाद हम लोग हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखेंगे, जिसमें हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। तो इसमें आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पढ़ना है सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि खाना को बाहर ही तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कराते हैं, जैसे कि फंगाई हो गया, ब्रेड मट्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। यानी कि देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि खाना को बाहर तोड़ दिए, पचा दिए और उसके बाद पचाने के बाद अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसका एग्जांपल ये सब हो गया। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है और उसके बाद उसको शरीर में एब्जॉर्ब कराता है। उसको हम लोग सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जो डिपेंड होते हैं उनको हम लोग सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे ब्रेड मट्स, ईस्ट या फिर से मशरूम। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है कि पारासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए पारासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा। कसकटा को हम लोग अंबर बेल के भी नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अंबर बेल में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो याद रखेंगे कि पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गए,
फिर से टेप वार्म हो गए, इन सब में क्या रहता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना डिराइव करते हैं प्लांट और एनिमल से बिना उसको किल किए हुए, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से कोई ऑर्गेनिज्म खाना लेता है बिना उसको किल किए हुए, उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कसकटा, एक अंबर बेल है, एक प्लांट है जिसमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, लीचेज होते हैं और टेपवर्म्स में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पर देखिए अमीबा में और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द बॉडी पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वॉक्यूल। तो देखिए अमीबा क्या करता है, अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके मदद से खाना को पकड़ता है और अपने शरीर में कैप्चर कर लेता है। और क्या फॉर्म करता है, तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। और फूड वैक्यूल के अंदर जो हमारा खाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि डाइजेशन किया जाता है, जो कि हमारा साइटोप्लाज्म के साथ फिर मिक्स हो जाता है। यानी कि यहाँ पर फूड वैक्यूल में जो खाना बना टूटा वो हमारा साइटोप्लाज्म के साथ मिल जाता है। और देखिए यहाँ से फूड वैक्यूल क्या हो गया, खत्म हो गया। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। और जो खाना वेस्ट है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो सरफेस की तरफ आ जाएगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। और जो एब्जॉर्ब हुआ वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता है। इस तरह से हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, तो आप याद रखेंगे। इन पैरामीशियम, एक पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या होता है कि द सेल है जो डेफिनेट शेप, इसका देखिए अमीबा का डेफिनेट सेल शेप नहीं है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, जिसमें क्या होता है कि फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशियम में खाना को एक स्पेसिफिक जगह पर लिया जाता है, स्पॉट पर ले जाया जाता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। और उस स्पॉट तक खाना को कैसे पहुंचाया जाता है, तो सिलिया के मदद से। अब मान लीजिए कि हमारा पैरामीशियम, इसके सरफेस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं। इसके मदद से खाना को एक स्पॉट के अंदर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि सिलिया हमारे सेल के इंटायर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो सिलिया के मदद से ही पैरामीशियम में खाना को एक डेफिनेट स्पॉट तक लिया जाता है, वहाँ उसके बाद वहाँ उस खाना का डाइजेशन होता है और फिर एब्जॉर्ब करा लिया जाता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। तो देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग टर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही बड़ा ट्यूब है, जो कि हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एनस तक पहुँच जाता है। मतलब कि माउथ से एनस तक एक ट्यूब है, जिसको हमने क्या कहा है, एलिमेंट्री कैनाल कहा है। ये चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ अब आपको यहाँ पढ़ना है, तो अब आपको यहाँ आ जाना है। डिश इज अचीव्ड बाई क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हम लोग खाना को क्या करते हैं, अपने दांतों की मदद से पहले हम लोग मुंह में खाना को रखते हैं, वहाँ पर अपने दांतों की मदद से उस फूड को क्रश करते हैं, यानी तोड़ते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंह में हमारा लाइनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कैनाल का जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासेज स्मूथ। इसलिए फूड को जो हम लोग खाएं उसको गीला भी कर देते हैं, वेट भी कर देते हैं, ताकि पासेज क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, आराम से अपना फिसलते हुए चला जाए। वेन वी ईट समथिंग, जब हम लोग कुछ खाते हैं हमारा माउथ में पानी आ जाता है। कोई चीज़ आप देखें, माउथ के अंदर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। दिस इज नॉट एक्चुअली वाटर, ये हमारा पानी नहीं होता है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सैलिवा सिक्रेटेड बाई सैलिवरी ग्लैंड। तो ये पानी नहीं होता है, ये पानी जैसा जो चीज़ होता है वो होता है सैलिवा, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे माउथ में होता है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है, वही प्रोड्यूस करता है सैलिवा को। और सैलिवा का काम क्या है, देखिए, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। मतलब कि अब देखिए फूड जो आया हमारे माउथ में आया, वहाँ पर हमने दांतों से उसको तोड़ दिया, उसको सैलिवा के साथ मिक्स कर दिया ताकि वो वेट हो जाए, गीला हो जाए, ताकि उसका पासेज स्मूथ हो जाए, आराम से फिसलते हुए चला जाए। उसके बाद उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एंजाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम। तो देखिए सैलिवा कंटेन
एन इंजाइम कॉल्ड सेलेवरी एमाइलेज। सेलिवा जो होता है जिसे हम थूक कहते हैं, उसमें एक इंजाइम होता है। कौन सा इंजाइम होता है? तो सेलिवा के अंदर होता है सेलेवरी एमाइलेज का नाम का एक इंजाइम। डैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। जो कि हमारे जो फूड में स्टार्च था उसको क्या करता है? तोड़ देता है सिंपल शुगर में। यानी कि सेलिवा के अंदर होता है सेलेवरी एमाइलेज नाम का इंजाइम जो कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर में। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है। द लाइनिंग ऑफ ए कैनाल हैज ए मसल डेट कॉन्ट्रैक्ट्स रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। देखिए जो लाइनिंग ऑफ कैनाल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि पाइप है तो यहाँ पर ऐसे कभी यहाँ पिचका, ऐसे पिचका, यहाँ पिचकेगा तो यहाँ से फूड आगे बढ़ेगा, पिचका तो फूड आगे बढ़ेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है ताकि फूड का पासेज हो सके। और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि पूरे गट में जितना भी गट है, पूरा गट है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है ताकि फूड मूव कर सके। फ्रॉम माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमच थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। मुंह से जो खाना है वह हमारे स्टमच तक कैसे पहुंचता है? तो फूड पाइप या फिर उसी को हम लोग इसोफेगस कहते हैं, उसी के मदद से पहुंचता है। देखिए यही हमारा क्या है? इसोफेगस है या फिर से फूड पाइप है। ये जो पाइप देख रहे हैं माउथ से लेकर यहाँ तक का जो पाइप है ये हमारा इसोफेगस है या फिर से इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डाइजेशन इन स्टमच इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमच। जो खाना का डाइजेशन हमारे पेट में होता है वो किस के मदद से होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के मदद से होता है जो कि हमारे स्टमच के वाल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जो है ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या रिलीज करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे रिलीज करता है। एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम पेप्सिन होता है। पेप्सिन इंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कहाँ पर? स्टमच के अंदर, पेट के अंदर। उसके बाद म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस। यानी पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज सीक्रेट किया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। यानी कि पेट के अंदर तीन चीज सेलेब्री गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट किया। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम क्या होता है कि वो एसिडिक मीडियम बनाता है। पेट के अंदर रिलीज हुआ तो मीडियम एसिडिक हो गया, और एसिडिक हो गया तो जो एंजाइम पेप्सिन है वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में अपना काम अच्छे से कर पाता है। उसके बाद जो म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस का काम हमारा क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो म्यूकस हमारा एसिड के अटैक से, मतलब मान लीजिए एसिडिटी हो गया, बहुत ज़्यादा एसिड निकलने लगा तो आपका पेट का जो वाल है वो तो जल जाएगा, इसलिए वहाँ पर म्यूकस चिपका रहता है ताकि वो जले ना। यानी कि प्रोटेक्शन करता है एसिड से हमारा कौन? म्यूकस। और पेप्सिन का वर्क तो जान ही गए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमच में। नेक्स्ट देखिए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमच इज रेगुलेटेड बाय एक्सपिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इनटू स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि देखिए स्टमच से जो हमारा खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर एक स्पिंक्टर लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है, एक तरह के वॉल्व लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है वन वे मूवमेंट। यानी कि जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वो पीछे ना आए, इसलिए स्पिंक्टर लगा होता है। यानी कि बैकफ्लो को रोकने के लिए स्टमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक स्पिंक्टर लगा होता है। फ्रॉम द स्टमच द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमच से जो फूड है कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। यानी कि जो माउथ से लेकर एनस तक जो हमारा कैनाल है, पाइप है, उसमें जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो किसका है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। नाम स्मॉल है लेकिन क्या है? लॉन्गेस्ट है। उसके बाद देखिए द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ फिक्स नहीं है, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। कौन किस तरह का खाना खाता है उस पर ये डिपेंड करता है कि किसका इंटेस्टाइन बड़ा होगा, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा। हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्रास खाते हैं जैसे कि काऊ हो गए, इनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है क्योंकि इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, क्योंकि इजीली सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन। और मीट को डाइजेस्ट करना
ईजी होता है, इसलिए जो कार्निवोर्स हैं जो कि मीट खाते हैं उन एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में शॉर्ट होता है क्योंकि मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है इसका कंप्लीट पूरे तरह से डाइजेशन हो जाता है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। और डाइजेस्ट करने के लिए ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये दो चीज़ों से सिक्रेशन लेता है। इसमें दो चीज़ अपना सिक्रेशन डालते हैं, एक जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो भी इसमें सिक्रेट करता है और एक हमारा लीवर भी इसमें सिक्रेट करता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमच इज एसिडिक। जो फूड हमारा स्टमच से आया था तो एसिडिक रहता है क्योंकि एसिड सिक्रेट हुआ था। हैज़ मेड अल्कलीन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। तो उसको हम लोग अब बेसिक बनाएंगे, अल्कलीन बनाएंगे, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करते हैं, वो किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं? अल्कलीन में, यानी कि बेसिक मीडियम में अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस। जो बाइल जूस होता है लीवर से जो सीक्रेट होता है वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एल्कलीन मीडियम बनाता है। दिस इज एडिशन एक्टिंग ऑन फैट। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। जो फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाइल साल्ट क्या करता है, जो कि लीवर से निकलता है, वो हमारा बाइल साल्ट फैट्स को तोड़ देता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिससे हमारा एंजाइम उस पर इफेक्ट करता है, एक्शन करता है और डाइजेस्ट कर देता है। अब देखिए पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रियाटिक एंजाइम। जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है फैट्स को। उसके बाद क्या करता है? द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है उसमें भी ग्लैंड्स लगा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्स के अंदर भी ग्लैंड्स है जो कि एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम लोग इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, और यही फाइनल डाइजेशन करता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल डाइजेशन है वो हमारा इंटेस्टिनल जूस ही करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यही एंजाइम जो कि इंटेस्टिनल जूस में होते हैं वो हमारा क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन करा देता है। इसके बाद देखिए जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करा देगा ब्लड के अंदर। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, और इसका काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, एरिया जगह को ज़्यादा कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन आराम से हो पाए। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्ब हो गया तो चला गया हमारा सेल्स तक, और जो अनएब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसमें से पानी को ऑब्जॉर्व करा लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस। और जो बच गया मटेरियल पानी को ऑब्जॉर्व कराने के बाद उसको एनस तक पहुँचा दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई एनल एक्सपिंक्टर। और एनल एक्सपिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि वेस्ट मटेरियल के एग्जिट को कंट्रोल करता है। अगर एक्सपिंक्टर नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं पर भी अपना वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देंगे, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनल एक्सपिंक्टर होता है जो कि कंट्रोल करता है एग्जिट का, किसका? तो वेस्ट मटेरियल का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जिसको मैं एक वीडियो में कराऊंगा, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसको हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं क्योंकि आराम से आपको करा देंगे पूरा चैप्टर 1 महीना के अंदर, पूरा सिलेबस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में आपको कहाँ पर दिक्कत है, किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी नीचे कॉमेंट में बताइए। अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, NCERT में कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, टॉपिक कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को भी फिनिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।